हेलो एवरीवन। बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। हम पढ़ा रहे थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हमने पहला टॉपिक लिया था प्लेटो। तो हमने प्लेटो के राजनीतिक विचारों के दर्शन कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक शुरू हम करेंगे अरस्तु। अरस्तु के बारे में हम पढ़ेंगे उनके राजनीतिक विचार, उनके परिवार से संबंधित उन्होंने क्या विचार दिए हैं, नागरिकता संबंधी क्या विचार दिए हैं। एक एक टॉपिक का बारी बारी से पढ़ते चलेंगे और आज हम अरस्तु के बारे में जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले जानेंगे अरस्तु के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य और उनकी रचनाएं, उनके नागरिकता संबंधी विचार और उनके राज्य संबंधी विचार। तो आइए अध्ययन करते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु का जन्म। अरस्तु एक महान यूनानी विचारक। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तट स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ जो मकदूनिया के तट पर स्थित था। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अरस्तु चूंकि राजनीति विज्ञान में पहले कई विचारक हुए जैसे सुकरात, प्लेटो, लेकिन राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। क्योंकि अरस्तु का जो अध्ययन पद्धतियां थी वो अपने आप में विशेष थी। उन्होंने नई नई तकनीकी पद्धतियों का प्रयोग किया और राजनीति से जुड़े नए तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किए। अरस्तु एक ऐसे विचारक, ऐसे विचारक थे जिनका न केवल राजनीति विज्ञान में बहुत योगदान है बल्कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में भी इनका अतुलनीय योगदान रहा। तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु ने प्लेटो द्वारा स्थापित अकादमी नामक संस्था में 6 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की और ये प्लेटो के प्रिय शिष्य बन गए। कुछ ही दिनों में इन्होंने प्लेटो का दिल जीत लिया और प्लेटो ने इनके लिए क्या कहा? अकादमी का मस्तिष्क। प्लेटो ने क्या कहा इनको कि अरस्तु जो है वो अकादमी के मस्तिष्क है। अकादमी थी प्लेटो की संस्था और उसके लिए उन्होंने अरस्तु के लिए क्या शब्द प्रयोग किया कि अकादमी का मस्तिष्क कहा। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा। आप अरस्तु ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए वो काफी चीजों के अध्ययन के बाद एक तार्किक और एक वैज्ञानिक सोच प्रदर्शित होती है उनके विचारों में। यही कारण है कि राजनीति पे जो उनके विचार थे, आप विज्ञान किसी भी विषय को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी सिस्टमेटिक प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, क्रमबद्ध अध्ययन किसी भी चीज का किया जाता है। तो अरस्तु ने ये काम किया राजनीति के क्षेत्र में कि राजनीति विज्ञान में उन्होंने एक नया विषय के रूप में हमारे सामने राजनीति विज्ञान को प्रस्तुत किया। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, वहां 400 ग्रंथ लिखे। तो अरस्तु का जो कार्य है वो बहुत ही उच्च कोटि का था। उन्होंने अपने जो विचार राजनीति पे दिए हैं वो ऐसे ही अपने स्वयं के उससे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने क्या किया कि कई सारे देशों में गए और वहां के संविधानों का एक गहन अध्ययन किया और उन सब में आपस में तुलना करके उन्होंने अपने विचारों को निर्मित किया। तो इस तरीके से देखते हैं जब 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद, कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना जो संविधान से संबंधित विचार या राज्य से संबंधित विचार जो प्रस्तुत किए वो अपने आप में विशेष भूमिका रखते हैं। अब हम जानेंगे अरस्तु एक और तथ्य है। अरस्तु ने लीसियम नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। अरस्तु जो थे वो अकादमी में प्लेटो के बाद अध्यक्ष पद पर सुशोभित होना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और फिर वो वहां से चले गए और उन्होंने क्या किया? स्वयं की एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था लीसियम। आइए जानते हैं अरस्तु की कुछ रचनाओं के बारे में। अरस्तु ने 400 ग्रंथ लिखे जिनमें सबसे ज्यादा जो फेमस थी वो थी उनकी पॉलिटिक्स। उसके अलावा उनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं थी? ऑन द सोल,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस ऑन द साइंसेस, डिडक्शन, ऑन मोशन, सामरिक प्रॉब्लम्स। तो ये सब अरस्तु की जो रचनाएं थी इनका अपना विशेष महत्व था और हर एक रचना में अपने अलग अलग विचार से उन्होंने राजनीति विज्ञान को नए तथ्य प्रस्तुत किए। अरस्तु के राजनीतिक विचार, अरस्तु के राजनीतिक विचारों का जो स्वरूप सामने आया उसके देखकर एक विचारक थे मैक्सी महोदय। मैक्सी ने क्या कहा अरस्तु के लिए? इन्होंने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कह के संबोधित किया। क्या कहा कि अरस्तु पहले राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, विचारक तो है ही, बल्कि इनका जो तथ्य है वो वैज्ञानिक स्वरूप राजनीति विज्ञान को देता है। चूंकि क्या चीज थी, राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान विषय बनाने का श्रेय अरस्तु को जाता है। अरस्तु की कुछ जो पद्धतियां थी वो कौन कौन सी थी? आगमनात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। और इनको अपनाकर इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए वो अपने आप में वैज्ञानिक रूप धारण कर लेते हैं। अब हम जानेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। तो अरस्तु चूंकि राजनीति विज्ञान के विचारक हैं, राजनीति और राज्य के लिए नागरिकों की अहम भूमिका होती है और अगर किसी देश में नागरिक अच्छे ना हो तो राज्य की व्यवस्था अपने आप से विफल हो जाएंगी। तो नागरिकों से संबंधित अरस्तु के क्या विचार थे? तो अरस्तु क्या कहते हैं कि राज्य नागरिकों के मेल से बनता है। मीन्स नागरिकों का जो ग्रुप है, जो सामूहिक रूप से एक साथ रहता है, वो आगे चलकर राज्य के रूप में सामने आता है। तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों के योग से बना। कुछ पहले पति पत्नी उनके वैवाहिक संबंध हुए और उनसे मिलकर बना परिवार। परिवारों से कुल का निर्माण हुआ, कुल से कबीले, कुटुंब आदि बने और कई सारे कबीले मिलकर एक ग्राम की स्थापना करते हैं और जब कई सारे ग्राम मिल जाते हैं आपस में तो वो एक राज्य का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु क्या कहते हैं कि परिवार राज्य की प्रथम आधार होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिवार से मिलकर राज्य अस्तित्व में आया। अब राज्य अस्तित्व में आया परिवार से, लेकिन नागरिक कैसे होने चाहिए? तो प्लेटो के जो विचार है नागरिकता संबंधी वो अपने आप में अलग है। प्लेटो क्या कहते हैं कि नागरिक कौन होगा? नागरिक वही व्यक्ति होगा जिसे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो। तो अरस्तु कहते हैं कि देश में निवास करने वाले नागरिक स्वयं देश के नागरिक होते हैं, देशी भी होते हैं और कुछ विदेशी भी आकर देश में निवास करते हैं। तो जो सामाजिक हमारे जो अधिकार हैं वो तो देशी और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे जो राजनीतिक अधिकार है वो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में विस्तृत है। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि नागरिक वह है जो राज्य में न्यायिक व विधायी कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करे। मीन्स अरस्तु ऐसा कहते हैं कि नागरिक सिर्फ उसे ही माना जाएगा जो राज्य के कार्यों में सहयोग देगा, वही व्यक्ति नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति राज्य के कार्य में सहयोग नहीं देता या उसके पास समय नहीं है राज्य के लिए, तो वो व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। अरस्तु सीमित नागरिकता में के समर्थक थे। सीमित नागरिकता में कि नागरिकों की जो संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। अरस्तु ने एक अच्छे राज्य के लिए 10,000 नागरिकों की जनसंख्या पर्याप्त बताई है। तो अरस्तु क्या कहते हैं, सीमित नागरिकता कैसे सीमित करेंगे नागरिकों की संख्या? अरस्तु दासों को, विदेशियों को, महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं करता। तो अरस्तु क्या कहता है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दास हैं, विदेशी हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो नागरिक नहीं मानता अरस्तु। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया, क्योंकि ये लोग इनके पास ना तो क्षमता है और ना राज्य के कार्य में सहयोग करने के लिए पर्याप्त समय है। तो इस पर्याप्त समय की बात को अरस्तु क्या कहते हैं
कि उपयुक्त अवकाश होगा। जिनके पास उचित अवकाश होगा वही राज्य के प्रशासनिक, विधायी व न्यायिक कार्यों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वही नागरिक बन पाएंगे। तो नागरिकता प्रदान नहीं करता क्योंकि इनके पास राज्य के लिए उपयुक्त अवकाश नहीं है। अरस्तु नागरिक गणतंत्रवाद का समर्थक है। अरस्तु जो विचारक हैं वो अपने विचारों में एक नागरिक गणतंत्रवाद के समर्थन करते हैं। नागरिक गणतंत्रवाद वह होता है जहां उसमें निवास करने वाले नागरिक राज्य के कार्यों में पूरा सहयोग दें और पार्टिसिपेट करें। अरस्तु के साथ साथ अन्य ऐसे बहुत से विचारक हैं जो राज्य में निवास करने वाले लोगों को राज्य का नागरिक नहीं मानते। जैसे एक विचारक है जिन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति राज्य के कार्यों में सहायता ना दे, पार्टिसिपेट ना करे, वो राज्य के लिए व्यर्थ तो क्या हानिकारक होते हैं। तो इस तरीके से अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार जो पूरी तरह सीमित नागरिकता रखने में विश्वास करते हैं और साथ ही साथ नागरिकों को अपने राज्य के प्रति उनके दायित्वों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर जो व्यक्ति राज्य के कार्य नहीं करेगा, राज्य के कार्यों में सहयोग नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा विचार आता है वो आता है अरस्तु का राज्य संबंधी विचार। तो राज्य अपने आप में एक विशेष संस्था है और अरस्तु राज्य का निर्माण परिवारों के योग से हुआ। तो हमने जैसा पहले बताया कि बहुत सारे परिवार आपस में मिलके कुल की स्थापना करते हैं, कुल से कुटुंब बनता है और कुटुंब से ग्राम, ग्राम से राज्य बनता है। तो राज्यों में परिवार का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अरस्तु का क्या विचार है? राज्य के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर रहता है तो वह देवता है या पशु। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता। मीन्स व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता पड़ती है उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, चूंकि मानव का स्वभाव ही है कि वो अच्छे की उम्मीद करता है और इसी अच्छाई को स्थापित करने के लिए राज्य नामक संस्था की स्थापना की गई है। चूंकि मानव जीवन को सुखी, समृद्ध व सुरक्षित बनाया जा सके और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राज्य के बिना रह सके। अगर प्लेटो अरस्तु कहते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो राज्य के बिना रहता है तो वो या तो देवता है या पशु है, वो मनुष्य नहीं है। चूंकि मनुष्य को समाज की, राज्य की, परिवार की आवश्यकता होती ही है। परिवार के साथ ही मनुष्य का विकास संभव है। राज्य में ही व्यक्तित्व का कल्याण संभव है। राज्य के बिना मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा अरस्तु के विचार है। राज्य जीवन के लिए बना किंतु अच्छे जीवन के लिए चला जा रहा है, अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने क्या कि मानव जीवन के सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ और उसे और बेहतर बनाने के लिए राज्य रूपी संस्था निरंतर कार्य करती जा रही है। तो राज्य का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। तो अगर समय के अनुसार देखा जाए, कार्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति पहले है। चूंकि व्यक्तियों ने से मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर ग्राम बना। लेकिन अगर हित से पहले देखा जाए या कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु ऐसा कहते हैं। चूंकि राज्य ही वो संस्था है जिसमें सबका हित हो सकता है। सबके और प्रजा के हित के लिए राज्य की उपस्थिति हुई है ताकि सब मिलजुल कर आपस में एक सुरक्षित समाज की स्थापना कर सके। तो राज्य व्यक्ति से पहले है। राज्य एक नैतिक संगठन है। राज्य एक नैतिक संगठन क्यों है? चूंकि राज्य का जो शासन व्यवस्था है वो नैतिकता पर आधारित है, न्याय पर आधारित है और अरस्तु के जो विचार हैं उनमें हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सबके साथ जितना व्यक्ति करता है उसको उतना ही मिलना चाहिए।
वो एक समानुपातिक न्याय की आनुपातिक समानता की बात करते हैं, जो आगे हम आपको जब अरस्तु से संबंधित दूसरे विचार पढ़ाएंगे तो उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। जैसे राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य के जैसा कि अरस्तु के विचारों में प्रदर्शित हो रहा है कि वो नागरिक सिर्फ उन्हें ही मानेंगे जो राज्य के कार्यों में अपनी भूमिका अदा करे, सक्रिय भूमिका अदा करे। तो इस प्रकार से अरस्तु कहते हैं कि जो जितना करेगा वो उतना ही फल प्राप्त करेगा। इसी तरीके से अरस्तु कहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण समानता ना तो उचित है और ना ही वास्तविकता में ये व्यवहारिक हो सकती है। क्योंकि अगर हम सबके साथ समान व्यवहार कर दें तो जो राज्य में भूमिका सक्रिय अदा कर रहे हैं उन लोगों के बीच में उनके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो राज्य क्या करेगा? राज्य एक नैतिक संगठन है और राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य में ही सबका हित हो सकता है। बिना राज्य के आप मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते।